तो कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत जीत की। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और आपको पता होगा कि यह जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 28 नवंबर 2026 को, एक ही डेट में। पूरे ऑल इंडिया में इसी डेट में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है तो शुरुआत करते हैं अपनी इस पहली क्लास की। तो अपना पहली क्लास का सवाल नंबर पहला, ये सवाल नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक यानी बायोटिक घटक है? जिसमें एक तरीके से प्रश्न पूछा गया सजीव कौन है, तो आप बता सकते हैं हवा, ये भी नहीं है। मिट्टी, ये भी सजीव नहीं है। पौधे, ये इनको सजीव की कैटेगरी में लाया गया है, इसलिए पानी ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पौधे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2। सजीवों को जीवित रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है जो वे श्वसन के दौरान लेते हैं? तो इसका ऑप्शन आप सब जानते हैं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन यानी O2। O2 वो है जिसकी सहायता से सभी सजीव जीवित रहते हैं, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी बोला जाता है। चलिए सवाल नंबर है ये 3, प्रश्न नंबर 3 है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो बताइए किस गैस का उपयोग करते हैं वायुमंडल से? तो इसका आंसर ऑक्सीजन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधे बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकालते हैं, ग्लूकोज भी बाहर। तो यानी अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये है CO2। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन जड़ों से यूज होती है बट ये अलग है। बाकी खाना बनाने के लिए हमेशा CO2 का ही प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस इसका भी नहीं करते और नाइट्रोजन इसका भी नहीं। तो CO2 गैस का प्रयोग करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पे केवल दो ही हैं, यानी जल और जमीन। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि कितना परसेंट भाग जल है और कितना परसेंट भाग जमीन है? तो जो जल का है आप देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ वाटर कितना है? 70.9, लगभग 71%। और जबकि जमीन कितना बचा? 29.1, लगभग 29%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? लगभग 71%, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 हो गया, सवाल नंबर 5। तो ये है प्रश्न 5, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी 5 जून को। 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो इस पर थोड़ा लिख देते हैं, ये है गांधी जयंती, ताकि आपको और ध्यान रहे। ठीक है, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक, ये क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक, तो चलिए हमारा आंसर है बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो इसका आंसर है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसमें ये फिगर गलत लगा दिया है जी, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है जी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण रिन्यूएबल सोर्स है? तो हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा के दो सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक सोर्स और गैर पारंपरिक सोर्स। अब रिन्यूएबल का मतलब ये है कि इनको हम
ये यानी कभी खत्म नहीं होते हैं। रिन्यूअल का मतलब क्या है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनका कभी समापन नहीं होगा, लेकिन ये समाप्त हो जाएंगे, ये लिमिट में है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी ये लिमिट में है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे कि इसमें ऑयल एनर्जी, कोयला की एनर्जी, गैस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कहीं ना कहीं लिमिट में है, जो कि समाप्त होने की कंडीशन में कहीं ना कहीं बन जाएंगे। बाकी जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्स हैं जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी, ये वो एनर्जी हैं जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। तो इसका ऑप्शन आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा, इसका ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, आंसर है आपका सौर ऊर्जा, प्रश्न नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? जल संरक्षण नहीं, वन संरक्षण हाँ, ये है चिपको आंदोलन। आप देख पा रहे हैं जैसा कि फोटो में, एक समय पे एक आंदोलन हुआ था जहाँ जो जनता है उन्होंने ये उनके आसपास के पेड़ थे उनको बचाया था उनसे चिपक कर, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इसलिए जनता को आगे आना पड़ा। ठीक है, ये आपको चिपको आंदोलन 1970 में उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? वनों को यानी पेड़ों को बचाने के लिए था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 9, जल जनित रोग वाटर बोर्न डिसीज का एक उदाहरण कौन सा है? तो आप ऐसी कौन सी बीमारी है जो वाटर यानी जल है वो दूषित जल से होती है? ठीक है, जल से फैलती है, तो कौन सी बीमारी है? इसका आंसर जो है आपका है हैजा, यानी ऑप्शन बी कॉलेरा। हैजा ही एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदे पानी से दूषित जल से फैलती है। ठीक है, और हैजा के आप ये कुछ देख पा रहे हैं, ये डायरिया हुआ, ये टाइफाइड फीवर, ये गंदे पानी से ही कुछ डिसीज फैलती हैं। अब इनको रोकने के लिए क्या किया जाए? जो गंदे पानी से डिसीज फैलती हैं उनको क्या किया जाए? पानी हमेशा साफ यूज करें, जब कभी पानी पिए तो साफ पानी पिए। दूसरा, वॉश योर हैंड्स, हमेशा खाने और पीने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। नो प्री कट फ्रूट्स, ऐसे कोई फल ना खाएं जो पहले से कटे हुए रखे हों, ये बीमारी उससे भी फैलती है गंदगी से। दूसरा है यूज एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स जो दवाएं जैसे कि आपका सेवलॉन रहा, डिटॉल रहा, इनको यूज करते रहें प्रॉपर, ताकि बैक्टीरिया ना पनप पाए। ठीक है, दूसरा बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पीना हो तो थोड़ा उबाल के पी लें। नो स्ट्रीट फूड्स, कोई सड़क पे बिचने वाले जितने भी फल हैं फास्ट फूड हैं उनको ना खाएं। दूसरा, कवर स्टार्टेड वाटर, जितना हो सके उस पानी पीने वाले पानी को कवर ही रखें। और डोंट स्टे वेट, कभी भी गीला होके कभी ना घूमें, ताकि जिससे और कीटाणु और आते हैं, तो गीला ना, हमेशा साफ सुथरे और अच्छे सूखे हुए कपड़े पहने। नो वाटर स्टेगनेशन, वाटर को अपने यानी जल आपके आसपास कहीं जमा ना हो, इसका भी ध्यान रखें। तो ये कुछ सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपको वाटर से यानी दूषित जल से होने वाली बीमारी कहीं ना कहीं एक हद तक नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर तो है हमारा हैजा, जो कि एक दूषित जल से होता है। ठीक, प्रश्न नंबर है 10, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है जिसमें पौधे उगते हैं? जिसमें पौधे उगते हैं, तो इसका आंसर है आपका शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल बोलते हैं। लेकिन ये दूसरा है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फोटो है। मैं आपको इसके इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मिट्टी की है शीर्ष मृदा जिसमें पौधे उगते हैं, लेकिन सवाल अगर वहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आ जाए तो उसकी ऊपरी मृदा को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ऊपरी परत को। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फोटो है ये। ठीक है, तो ये पृथ्वी का है, क्रस्ट ऊपरी परत को बोलते हैं, उसके नीचे जो परत होती है उसको मेंटल बोलते हैं, फिर आउटर कोर बोलते हैं, और लास्ट में इनर कोर। ये क्या है? ये अंदर जाके ये इनर कोर है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर अपने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी विषैली गैस मुख्य रूप से होती है? तो वाहनों से निकलने वाली कौन सी जो गैस है जो मुख्य रूप से विषैली होती है, वो है आपका ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कि वाहनों से निकलती है और बहुत ज़्यादा विषैली होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 12, ओजोन परत, ओजोन लेयर हमें सूर्य की किन हानिकारक
किरणों से बचाती है। तो ओजोन लेयर क्या है सबसे पहले समझो। ये अगर हमारी पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी है, और ये है सूर्य, ठीक। तो सूर्य से जो सनलाइट आती है, ये सनलाइट आती है, इस सनलाइट को जो पृथ्वी पड़ने से पहले यहाँ पे एक लेयर मिलती है इसे, जो कि ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है, जो भी सूरज की किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें होती हैं, यूवी किरणें हैं, यूवी किरणों से प्रोटेक्शन देने के लिए ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर किससे बचाती है हमें? पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेज से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न है सवाल नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, रसोई के गीले कचरे जैसे कि सब्जी के छिलके से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जितना भी रसोई का कचरा होता है, ये छिलके आलू के या किसी के भी, इन सब को यूज करके मिट्टी में मिला के जो भी खाद बनाई जाती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है कंपोस्टिंग, ठीक है। क्या बोला जाता है? कंपोस्टिंग। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कंपोस्टिंग की जा रही है, जिससे खाद बनेगा अच्छा और पेड़ों को उगाने में मदद करेगा। चलिए प्रश्न नंबर है अपना 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सड़ता नहीं है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए ध्यान रखना, कागज कोई हानिकारक नहीं है, सूती कपड़ा भी कहीं हद तक नहीं है, फलों के छिलके ये तो और ज्यादा फायदेमंद है, यानी फलों के छिलके का तो अभी मैंने बताया लास्ट प्रश्न में, कंपोस्टिंग में यूज किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक बैग, ध्यान रखना, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। प्लास्टिक बैग जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इन्वायरमेंट में प्लास्टिक बैग का प्रयोग कम किया जाए, ताकि समुद्र की जो जीव हैं उनको भी नष्ट पहुंचता है, और ये सालों साल ऐसे के ऐसे इसी कंडीशन में रहते हैं, कहीं इनका कोई अपघटन नहीं होता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15, वर्षा के जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ये है जल चक्र नहीं, इसका ऑप्शन है बी, वर्षा जल संचयन। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जब कभी वर्षा का जल, जैसे कि मान चलिए यहाँ पे ये बादल हैं और इससे वर्षा होती है, ये वर्षा होती है, तो अगर छत पे जैसे कि बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, तो छत से ही एक पाइप निकाल के जमीन में कर दिया, तो यहाँ पानी इकट्ठा होता रहेगा, उससे फिर और जमीन में कर दिया गड्ढा, उसमें भी। तो ये रिचार्ज फैसिलिटी, इससे होता क्या है कि ये जमीन का है वाटर स्तर, उसमें भी सुधार होता है और कहीं हद तक पानी का हम उसका रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो इसका ऑप्शन है बी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपना 16। यह है सीएनजी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है जिसका प्रयोग प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है? सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। जैसे कि आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, ये सिलेंडरों में जो भरी रहती है, ये सीएनजी गैस होती है, ठीक है। और सीएनजी गैस का प्रयोग हम गाड़ियों चलाने में और भी कई जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 17। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जैसे कि नागफनी को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, मरुद्विद यानी जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स बोला जाता है। ये रेगिस्तान में वो नागफनी है जो कि रेगिस्तान में उगती हैं। दूसरा आपको बताएं, रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण भी अपने आप को जीवित क्यों रख पाते हैं? क्योंकि इनमें जो ये मोटा तना होता है, इस मोटे तने में ये पानी को संचय करके रखते हैं, इसलिए रेगिस्तान में ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर 18, गिद्ध और कौवे जैसे जीव जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है अपमार्जक। अपमार्जक वो सजीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसा कि शाकाहारी आपको पता है केवल शुद्ध शाकाहारी हैं जो कि साग सब्जी वगैरह खाते हैं, मांसाहारी केवल मांस खाते हैं, और उत्पादक वो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अपमार्जक वो जीव होते हैं जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। जैसे कि मान चलिए कोई अगर जैसे जीव मर जाता है, ठीक है, जैसे कि एक मेंढक है, अगर मेंढक मर गया तो उसकी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, धीरे धीरे मिट्टी में मिलके छोटे छोटे जीव आ जाते हैं उसे खाने के लिए। वो जो जीव उस मरे हुए मेंढक को खाएंगे वही जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक, ठीक है।
चलिए, और इसमें गिद्ध भी एक अपमार्जक का एक उदाहरण है, कौवे भी अपमार्जक का उदाहरण है, ये भी मरे हुए जीव को खाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर है आपका 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? हमारे शरीर में विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत, तो ये है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, प्रश्न नंबर है हमारा 20। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से फैलता है? मलेरिया रोग किस जीव के? तो मक्खी के काटने से नहीं, नर मच्छर नहीं, तो इसका ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर। चूहे के काटने से भी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये मच्छर है, ये मादा एनाप्लीज नाम का मच्छर है। ये नर नहीं, मादा, ये ध्यान रखना हमेशा, ये फीमेल है। जो फीमेल मच्छर है उससे ही ये मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, आपको पता होगा मलेरिया रोग के लिए कौन सा अंग पे प्रभाव डालता है? ये यकृत यानी लिवर, लिवर पे फर्क पड़ता है इसका। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? लिवर। ठीक है, तो ये मलेरिया के बारे में। चलिए, बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 की। वनों की अत्यधिक कटाई, डिफॉरेस्टेशन से क्या परिणाम होता है? डिफॉरेस्टेशन किसे बोलते हैं? जब वन काटे जाते हैं तो इस प्रक्रिया को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो वनों की अत्यधिक कटाई डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। दूसरा, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम बहुत सारे मिलते हैं हमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है वर्षा में वृद्धि। नहीं, अगर वन कट जाएंगे तो वर्षा में वृद्धि नहीं, और जबकि वर्षा ही कम होगी। ठीक है, वनों के कारण ही वर्षा होती है, जितने वन रहेंगे उतनी ज्यादा वर्षा होगी। दूसरा ऑप्शन है मिट्टी का कटाव। जी, ये है मिट्टी का कटाव। यदि पेड़ पौधे, हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये जो पेड़ है और ये मिट्टी है, इस मिट्टी, जो पेड़ की जो जड़ें हैं, इस मिट्टी को बांधे रखती हैं। पेड़ की जड़ें इस मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो यदि ये पेड़ ही नहीं होगा तो ये मिट्टी भी यहाँ से हट जाएगी फिर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना मिट्टी का कटाव, इसका एक सबसे बड़ा परिणाम है पेड़ों के कटने से। मिट्टी कटती रहेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो ये है सॉइल इरोजन इफेक्ट। ये मिट्टी कट गई है तो पेड़ की जड़ें सब दिखने लग गई हैं। दूसरा, इसके और हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम से भी इफेक्ट होता है। एक अफेक्ट्स ऑन ओजोन लेयर, जैसा कि आपको पता है ओजोन लेयर का काम है हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाना। ठीक है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण गर्म होगा, तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर का भी नष्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एसिडिक रेन, जो भी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा, वो अम्लीय वर्षा भी होना शुरू हो जाएगी अगर पेड़ नहीं रहे तो। ठीक है, अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ, जितने भी जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीव जंतु भी नहीं रह पाएंगे। लीड्स टू ड्राउट्स, यानी सूखा पड़ने लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना मिट्टी का जो पेड़ों की कटाई सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है हमारे पर्यावरण पे। तो इसका ऑप्शन मिट्टी का कटाव है। चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है जल का गैस भाप में बदलना क्या कहलाता है? तो जल की ये तीन अवस्था दी हुई है आपको। एक गैस, जिसको हम बादल बोलते हैं, बादल क्या है? गैस की अवस्था में बोल सकते हैं, वेपर की फॉर्म में। दूसरा लिक्विड, और तीसरा है सॉलिड, ठीक है, आइस। तो ये तीन अवस्था होती है जल की। अब ये आपस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि अगर जल है और उसे हम फ्रीज में रख दें, जमा दें, तो वो बर्फ बन जाएगा, तो यानी वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। यदि उसे पिघल और थोड़ा हीट दे दें तो वो कुछ ना कुछ भाप के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो ये बात वेपर के रूप में बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है जल का गैस यानी भाप में बदलना क्या कहलाता है? तो भाप में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बाष्पीकरण, एवापोरेशन। ठीक है, भाप में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। चलिए, जैसे ये जल है और इसको सीधा भाप में यानी गैस में बदला, तो ये क्या कहलाता है? एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 है बादलों का बनना जल चक्र की किस प्रक्रिया के कारण होता है? क्लाउड फॉर्मेशन किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है आपका संघनन यानी कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा। कैसे होता है? जैसे कि मानिए, चलिए रेन हुई, रेन से ये हमारा पानी
ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर आपका जमा हुआ तालाब में या कहीं भी, ठीक है। उसके बाद वाटर सनलाइट पड़ेगी यानी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये भाप के रूप में गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऊपर उठेगा भाप के रूप में तो इसको मॉइस्चर यानी थोड़ा बहुत नमी मिलेगी, नमी मिल मिल के ये अपना इकट्ठा हो जाएगा यानी कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, संघनन हो जाएगा और वहीं इकट्ठा होके ठंडा होके बादलों का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये एक कंडेंसेशन के थ्रू होता है बादलों का निर्माण, यानी संघनन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त एक्सटिंक्ट जीव है जो अब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये फोटो है डायनासोर का, जिसे आपने मूवी में भी देखा होगा, ठीक है। तो डायनासोर फिलहाल इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर है 25। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, एक सींग वाला गैंडा उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए प्रश्न नंबर है 26। कचरा प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है एग्जाम में। कचरा प्रबंधन के 3 आर्स यानी 3 आर क्या हैं। कचरा प्रबंधन के 3 आर क्या हैं। 3 आर मतलब आर, आर और आर। तो पहले आर का मतलब हो गया आपका रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। तो यानी इसमें ऑप्शन में दिया है क्या है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इन 3 आर का मतलब है। यानी रिड्यूस कम प्रयोग करें, दोबारा प्रयोग करें और रिसाइकिल पुनः प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं ओनली प्रिंट व्हेन नेसेसरी, तो इनका प्रयोग कम करें, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ये 3 आर्स का मतलब यही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। चलिए प्रश्न नंबर 27। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है मैं समझाऊं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जैसे ही ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर है जिस हमने अभी डिस्कस किया था, इस लेयर का नाम क्या है, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन लेयर बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये जो लेयर है, ये लेयर हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं, यूवी, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ये ओजोन लेयर। अब क्या हुआ, जैसे कि अगर सूर्य की जो गर्मी है वो अंदर आ गई पृथ्वी तक, पृथ्वी की सतह तक, अब कुछ तो किरण वापस जाती है, कुछ जो पृथ्वी है उसको अब्जॉर्व कर लेती है, सोच ले, ठीक है। तो कुछ जो वापस जाती है वो वापस नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है, क्योंकि ओजोन लेयर उसको निकाल तो देगी, लेकिन जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें CO2 गैस भी है, तो कहीं ना कहीं इस गैस इसको क्या करती है, एब्जॉर्व करके कुछ तो वापस चलेगी, बाकी जो एब्जॉर्व किया है उसको वहीं गर्म रखती है पर पृथ्वी को। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक पृथ्वी को गर्म रखती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण बनती है। तो ये इसको जो मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर है 28। वायु क्या है। वायु एक शुद्ध तत्व है नहीं, ये क्या है, वायु यौगिक है, ठीक है। तो वायु क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन सी करेक्ट है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है। चलिए कंपोजिशन ऑफ एयर देख पा रहे होंगे, गैस कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य गैस है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब गैसों का मिक्सर ही क्या कहलाता है, एयर यानी वायु। तो गैसों का मिश्रण क्या है, वायु है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। यह है जो जीव केवल पौधे और उनके उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। केवल पौधे या पेड़ पौधों से उत्पन्न साग सब्जी, सब्जी वगैरह यही खाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, शाकाहारी। लेकिन जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है शाकाहारी, ठीक है, दूसरा है मांसाहारी
और तीसरा है आपका सर्वाहारी। ठीक है, ओमनिवोरस। तो शाकाहारी कौन कौन है, जैसे कि गाय, हिरन, हाथी, रैबिट यानी खरगोश, जिराफ, घोड़ा, सीफ यानी भेड़, और कोला, ये पता नहीं कौन सा जीव है। चलिए, तो ये जो सब आते हैं, ये सब जीव कौन है, हार्बीवोरस यानी शाकाहारी है। ये केवल साग सब्जी खाते हैं, मांस मछली वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते। कार्निवोरस यानी मांसाहारी कौन है, जैसे कि शेर, टाइगर, चीता, वॉल्फ, लोमड़ी, ईगल, बाज, शार्क, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, चीता, और वाउल मतलब उल्लू, ये सब कौन है, मांसाहारी। अब बात करते हैं ओमनीवोरस में। तो ओमनीवोरस मतलब भालू, काव मतलब क्रो कौवा, सुअर पिग, डॉग कुत्ता, चिंपैंजी, रैकॉन, और ये भी है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी है। अब आपको बताना है कि जो मानव है, मानव कौन है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, बताओ। ये है, बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो आपको बताना है कमेंट करके, मानव कौन सी कैटेगरी में आएगा, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी इंसान। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 30। मनुष्य किस श्रेणी का जीव है, क्योंकि वह पौधे और मांस दोनों खाता है, बताइए। पौधे और मांस दोनों खाता है, तो क्या हुआ मनुष्य। तो इसका आंसर है आपका सर्वाहारी। सही बात, सर्वाहारी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 31। यह है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है। तो फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है, उत्पादक हरे पौधों से, हरे पौधों से शुरू होती है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, कहाँ से शुरू होती है फूड चेन, जो ग्रास है, हरे पौधे हैं, वहां से शुरू होती है फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन है कि एक तरीके की चेन है ये, और ये खाने की यानी पौधों को कौन खाता है, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा, या जो भी जीव खाते हैं पौधों को। अब जो ग्रास हॉपर है उनको कौन खाता है, जैसे चिड़िया, ठीक है, उनसे बड़े जीव चिड़िया वगैरह ये। तो ये चिड़िया को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, आउल मतलब बाज, आउल या उल्लू या बाज, ईगल, इसको ईगल। फिर क्या, मांस मतलब ये भी मांस मछली खाते हैं, आउल। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये फूड चेन है, एक ना एक के ऊपर एक कोई खाने वाला बैठा है। चलिए, ऐसे साइकिल कंप्लीट होती है। बात प्रश्न नंबर है 32। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखना और याद रखना, कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। पीने योग्य शुद्ध जल को क्या कहा जाता है। पीने योग्य शुद्ध जल को क्या कहा जाता है, पोर्टेबल वाटर यानी पेय जल। तो खारा जल नहीं, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल वो, खारा जल तो आपको पता है खारा, ये नमकीन है जिसमें सॉल्ट होता है। आशुद्ध जल उसे बोलते हैं जिसे गर्म करके ठंडा कर दें, बॉयल करके ठंडा कर दें, और इसमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, वो अशुद्ध जल। और दूषित जल तो आप जानते ही हैं, जो गंदा होगा। तो पेय जल होता है पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी। चलिए, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता, बताइए। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें अत्यधिक नमक और लवण होता है। जैसे कि पीने योग्य पानी होता है, इस पानी को हम पी सकते हैं। ठीक है, ये आपको ए में दिखाई दे रहा फोटो में, इस पानी को पी सकते हैं, इसमें केवल H2O पानी है बस। लेकिन जो बी है, इस पानी को नहीं पी सकते, ये एक समुद्र का पानी है। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्लोरीन, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, इनके ये आयंस हैं, मैग्नीशियम। आपको पता है नमक, नमक जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl। ठीक है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना ये। इसी वजह से हम समुद्र के पानी को नहीं पी पाते हैं, क्योंकि उसमें NaCl के आयंस होते हैं समुद्र के पानी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि इसमें अत्यधिक नमक यानी लवण होता है, इसलिए समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर है 35। अनिद्रा और बहरेपन का मुख्य कारण कौन सा है, बताइए। प्रश्न नंबर 35। तो इसका मुख्य कारण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ही अनिद्रा और बहरेपन का कारण है। ध्वनि प्रदूषण जो आपके
जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो जितने भी मोटर वाहन कार हैं और जिन कार बस ट्रक इनके हॉर्न हैं तो ये आपको बहरा कहीं ना कहीं कर देते हैं और कहीं ना कहीं नींद में भी परेशानी आती है। प्रश्न नंबर है 36। जंगलों को काटना और वहां इमारतें बनाना किस समस्या को जन्म देता है? ये भी हमने डिस्कस किया है अपने पिछले प्रश्न में। तो किस समस्या को देता है आपको पता है? वन्य जीवों के आवास को नष्ट होगा, ये भी सही है, क्योंकि वन्य जीव के आवास नष्ट हो जाएंगे, जितने भी वनों में रहने वाले जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। वर्षा की कमी होगी, ये भी सही है। तापमान में वृद्धि होगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है उपयुक्त सभी। ये सभी इसके आंसर हैं। इतनी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। एलपीजी का मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? एलपीजी का मुख्य रूप से घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से मेन यूज इसका ये है। और इसका अगर यूज पता करना है तो देखिए ये है एलपीजी व्हीकल्स। कुछ ऐसी गाड़ी हैं, ठीक है, जो एलपीजी से चलती हैं। ठीक है, फोर्क लिफ्ट कुछ मशीन भी हैं। बाकी लाइटनिंग, लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने जैसे रोड पे या कहीं भी देखा हो तो एलपीजी के सिलेंडर लगे रहते हैं जगह जगह पे। ठीक है, सर्दियों में अक्सर देखने को मिलेंगे आपको ये, जो रेन बसेरा होते हैं उनमें। जो कि जो बलून होते हैं, हॉट एयर बलून, उनमें भी एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी गीजर में प्रयोग किया जाता है। स्पेस हीटिंग के लिए, खाना पकाने के लिए तो आपने सीख ही लिया घरों में। ठीक है, लाइटर्स में जितने लाइटर्स हैं, ठीक है, उनमें जो भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। ठीक है, तो ये एलपीजी के सिलेंडर है। आजकल तो देखा होगा आपने एलपीजी का कनेक्शन मिलने लग गया है घरों में। ठीक है, तो ये इसमें भी पाइप में जो पीले पाइप है उसमें क्या आती है? पीले पाइप में एलपीजी ही आती है। क्या आती है? एलपीजी घरों तक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार जो प्रकृति और सूर्य की पूजा को संबंधित है, प्रकृति और सूर्य की पूजा से संबंधित है, कौन सा है जो प्रसिद्ध त्योहार है बिहार का? तो आप देख पा रहे हैं छठ पूजा, ये बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, ओणम तो ये केरल में मनाया जाता है अपना। ठीक है, पोंगल भी। तो बाकी आपको ध्यान रखना छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, ये प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और इसमें सूर्य देवता की पूजा करती हैं महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी को भारी रूप से प्रदूषित करती है? कौन सी धातु है? तो इसका ऑप्शन है पारा, मरकरी। मरकरी है जो पानी को प्रदूषित करती है। और कहीं ना कहीं मिनी माता रोग, ये एक रोग है। ठीक है, मिनी माता रोग ये एक रोग है। और ये किसकी वजह से होता है? पानी में यदि कहीं ना कहीं पारा जो धातु है वो मिल जाए तो ये रोग बनता है। और इस रोग से बच्चों की मेंटल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा। ठीक है, अब ये पारा आता कैसे है? जितनी भी फैक्ट्री हैं जो कि नदी किनारे या जितने भी इनके किनारे पे लगी हैं तो उनका जो वेस्ट होता है, उनके वेस्ट में ये पारा मिला होता है। और उनसे निकलने वाला जितना वेस्ट है और वो पारा सीधे जाके नदियों में मिल जाता है। और वही नदियाँ मिल जाती हैं तो उससे नदियों से बहुत से लोग फसल उगाते हैं नदियों के पानी से। तो वो कहीं ना कहीं जाके धीरे धीरे हमारे फूड चेन में शामिल हो जाता है। तो इसलिए पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है प्रदूषित जल से। प्रश्न नंबर है 40। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा इसका आंसर है, आपका ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक वो यंत्र है जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं। कैसे? ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये इससे भूकंप की तीव्रता पता चलती है। ठीक है, कि भूकंप कितना तेज है। चलिए प्रश्न नंबर 41। एनीमिया खून की कमी हो जाए तो इसका मतलब एनीमिया है। रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो बताइए किसकी कमी के कारण होता है? ये ऑप्शन है बी आपका, आयरन, लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। खून की कमी किसी में है तो इसका मतलब उसमें आयरन यानी Fe की कमी है। चलिए प्रश्न नंबर 42। यह जल को उबालने से उसमें उपस्थित क्या नष्ट हो जाते हैं? बताइए। तो उसमें उपस्थित नष्ट हो जाते हैं कीटाणु और बैक्टीरिया। ठीक है, जल को उबालने से उसमें जो मौजूद कीटाणु बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर है 43। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो एक रेड डाटा बुक है, उसमें रिकॉर्ड किसका रखा जाता है? उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है आपका
संकटग्रस्त विलुप्त ऐसे जो जीव हैं जो संकट यानी खत्म हो चुके हैं एक तरीके से, या संकट की कगार पर हैं, मतलब खत्म होने वाले हैं, ठीक है, उनका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो ऐसे जीवों की जो जानकारी है वो किस में रखी जाती है? रेड डाटा बुक में रखी जाती है, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न नंबर है 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक एबायोटिक घटक है? अजैविक बात कर रहे हैं, ठीक है, जैविक नहीं है, क्या है? अजैविक। कौन सा है? तो कवक ये सजीव है, तो ये इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। जीवाणु ये भी सजीव है, कीड़े मकोड़े ये भी सजीव हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी करेक्ट, प्रकाश धूप। ये एक अजैविक अबायोटिक घटक है, ठीक है। प्रश्न नंबर है 45, पौधे श्वसन की प्रक्रिया में रात के समय मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो हमेशा ध्यान रख लें, दिन और रात जब कोई पौधा है, ठीक है, पौधा दिन और रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो रात में छोड़ते हैं सी ऑक्सीजन, ध्यान रखें, रात में क्या नहीं छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं रात में, और दिन में CO2, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, रात में जो पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, O2, और दिन में CO2, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें पेड़ पौधे। तो रात की बात करते हैं, पौधे श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? CO2, श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रात की बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया में, ठीक, ये उल्टा हो गया ऊपर, एक मिनट, रात में CO2 छोड़ते हैं, तो ध्यान रखना, रात में CO2, दिन में भी रात के समय मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ते हैं? कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे कि पीपल है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। अम्ल वर्षा एसिड रेन किन गैसों के वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा हमेशा ध्यान रखें, इसमें यह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके कारण ही अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर है 47, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, टाइगर, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर है 48, घरों से निकलने वाले गंदे पानी यानी सीवेज को नदियों में सीधे बहाने से क्या होता है? जलीय जीवों को लाभ, गलत, इनको नुकसान होता है। जल प्रदूषण होता है, जी हाँ। पानी साफ होता है, नहीं। वर्षा अधिक होती है, नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर है 49, पौधों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं जिससे क्या रुकता है? तो मृदा अपरदन। मैंने आपको बताया पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, इसका मतलब मृदा अपरदन कहीं ना कहीं रुकता है इससे। प्रश्न नंबर है 50, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमेशा ध्यान रखें 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल की इस वीडियो में तो इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए आप अपनी इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जीत की। धन्यवाद।